मैं संचालन महोदय का धन्यवाद देता हूं और उन्होंने कहा कि पुस्तक पे हम विचार रखें। कभी कभी हम लोगों को दूसरे के फील्ड में नहीं खेलना चाहिए। मैं सबसे पहले कल्पतरु प्रकाशक के अभिषेक जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, बधाई देता हूं उन्हें कि उनके प्रकाशन से एक अच्छी किताब बाजार में आ रही है और मुझे उम्मीद है कि ये किताब लोगों तक पहुंचेगी, पढ़ने वाले रुचि दिखाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने का काम करेगी। मैं सबसे पहले समाजवादी पार्टी के नेता प्रमोद त्यागी जी का स्वागत भी करता हूं, बधाई भी देता हूं। हालांकि ये पक्ष मुझे नहीं पता था कि इतना अच्छा ये लिख भी सकते हैं। नेताजी के पुराने साथी और समाजवादी आंदोलन में हमेशा आगे रहे। जब कभी वेस्टर्न यूपी की कोई बात रही होगी, नेताजी हमेशा ये कोशिश करते थे कि प्रमोद त्यागी जी की राय क्या है। और न केवल ये राजनीतिक या राजनीति में रुचि रखते हैं, बल्कि इनकी सामाजिक सेवा बहुत रही है और अधिवक्ता के रूप में भी वो लगातार लोगों के बीच में रहे हैं। शायद लॉन्गेस्ट समय इन्होंने एज ए अध्यक्ष समय गुजारा होगा। कई बार अध्यक्ष रहे, समय समय पर अध्यक्ष रहे, चुनाव भी लड़े और जीतने के करीब पहुंच करके जीत नहीं पाए। ये कई प्रतिभा इनके अंदर छिपी है। मैं बधाई देता हूं कि एक अच्छी किताब कुंती की आत्मकथा लिखी है। एक अपना पक्ष क्या है, जो इमेजिनेशन है या जो लेखक है क्या सोचता है, वो उन्होंने रखा है। मैं समझता हूं कि जो हम और आप लोग समय समय पर पढ़े हैं, कई लोगों ने कई तरीके से लिखा है। इधर हमारी विधानसभा में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की बहुत चर्चा रही। उन्होंने भी एक पक्ष लिखा है। कुंती और कर्ण की जो बातचीत हुई है उसके बारे में उन्होंने भी लिखा है। और समय समय पर पॉलिटिकल लोग अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से, अपनी सोच और समझ के हिसाब से कुछ न कुछ नया निकालते हैं। जहां मुझे उम्मीद है कि लोग प्रमोद त्यागी जी की ये कुंती की आत्मकथा को पढ़ेंगे, वहीं लोहिया ने कभी द्रौपदी और सरस्वती के बारे में बहुत अच्छी किताब लिखी थी। सावित्री के बारे में द्रौपदी और सावित्री की किताब लिखी थी। इधर हालांकि पढ़ाई कम हुई है, लेकिन मैं देखता हूं बहुत सारे लोग अब किताबों की तरफ लौट रहे हैं। जब से ये व्हाट्सएप और अननेसेसरी इंफॉर्मेशन पहुंच रही है, मुझे उम्मीद है लोग किताबों की तरफ लौटेंगे। जैसा कि हमेशा कहा गया है कि किताबों से अच्छा कोई मित्र नहीं होता और किताब से जितना लगाव बढ़ेगा लोगों का, मैं समझता हूं उतना समाज आगे बढ़ेगा। मैं एक बार फिर प्रकाश जी का धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि उन्होंने प्रमोद त्यागी जी की किताब को छापा है। हालांकि वो बात जो कह रहे थे वो अच्छी बातें कह रहे थे, मैंने ही उन्हें रोक दिया था। उन्हें शायद इस बात की जानकारी नहीं थी कि पोस्टर लगाने पर भी एफआईआर दर्ज हो जाती है। अगर कोई किसी के खिलाफ पोस्टर भी लगा देगा तो एफआईआर दर्ज हो जाएगी। अगर हमारा पत्रकार साथी केवल वादा पूछ लेगा कि आपने विकास के वादे किए थे, तो हो सकता है उस पर ऐसी धाराएं लग जाएं कि उसे जेल में रहना पड़े। मुझे खुशी है कि उन्होंने इस तरह बताया। मैं जरूर बजट में देखूंगा कि इधर तो बजट ही नहीं खर्च हुआ और आपने जानकारी दी कि बजट ही खत्म कर दिया। मैं आपको एक बार फिर बधाई देता हूं। और साथ ही साथ हमारे आरिफ बैठे हैं, इनको कौन नहीं जानता।
इन्होंने जो सारस के साथ मित्रता दिखाई और सारस की जो सेवा की, उसका परिणाम यह हुआ कि सारस इनका मित्र बन गया। ये कम देखने को मिला होगा कि एक सारस किसी आदमी के साथ ऐसा रहने लगे और उसका व्यवहार बदल जाए। और स्वाभाविक है कि इन्होंने सेवा की उसकी, और उस समय जब वो चोटिल था, चोट लगी थी उसको, टांग टूट गई थी, सारस की सेवा की, सारस से मित्रता हुई। और ये तो स्टडी का सब्जेक्ट है कि सारस कैसे इनके पास रह गया, रुक गया, ठहर गया, क्योंकि सारस के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी जानकारियां हैं। इनसे सारस इसलिए छीन लिया गया क्योंकि मैं इनसे मिलने चला गया। सारस इनसे छिनाए इसलिए, केवल मैं इनसे मिलने चला गया, मैं इन्हें बधाई देने चला गया। क्या यही लोकतंत्र है? अरे लोग कुत्ते बिल्ली पाले हुए हैं। मुझे याद है किसी ने बिल्लियां पाली थी और संख्या बढ़ गई, वो पड़ोसियों के घर चली गई थी, और न जाने कितने पालतू कुत्तों ने कितनों को काटा है। सरकार ने क्या किया? अगर सरकार सारस को छीन रही है तो सरकार को उनसे भी मोर छीन लेना चाहिए जो मोर को दाना खिला रहे थे। क्या सरकार की हिम्मत है वहां पहुंच जाने की? किसी अधिकारी की क्या हिम्मत है वहां जाए और मोर को ले आए वहां से? यह केवल इसलिए किया सरकार ने क्योंकि सारस से और सारस को पालने वाले आरिफ से मैं मिल करके आ गया। मुझे याद है कानपुर में जब समाजवादी पार्टी के विधायक से मैं मिलने गया, सरकार ने उसका ट्रांसफर कर दिया। आजम खान साहब या उनका परिवार इसलिए तकलीफ परेशानी में है क्योंकि वो समाजवादी है। ये अधिकारी जो अन्याय कर रहे हैं, हम तो इनसे कहेंगे अन्याय कर लो, मन भर लो, पेट भर ले, लेकिन जो ये आप काम कर रहे हो, इसका क्या संदेश जा रहा है? मुझे याद है अधिकारियों ने इटावा से सारस संरक्षण के लिए एक वो बना रहे थे रिसर्च सेंटर, उसको भी छीना इन्होंने। ये न केवल आम लोगों के दुश्मन हैं, किसानों के दुश्मन हैं, ये पेड़ पंछियों के भी दुश्मन हैं। अभी जो कार्यक्रम हुआ था इन्वेस्टमेंट मीट, इन्होंने पेड़ नहीं लगाया, पेड़ों को काटा छाटा, पेड़ उड़ा करके फेंक दिए। जो गमले लगाए वो सूख गए, चोरी हो गए, और बीजेपी के लोग ही चोरी कर ले गए। ये जितने गमले चोरी हुए सब बीजेपी के लोग चोरी करके ले गए। ये सारस का संरक्षण केंद्र बन रहा था इटावा में, वो छीन लिया। सारस मित्र बनाए जाते थे, उनका मानदेय छीन लिया। बर्ड फेस्टिवल होते थे, वो खत्म कर दिए इन्होंने। ये बीजेपी वालों से उम्मीद नहीं कर सकते आप कि ये पर्यावरण के लिए भी कुछ कर सकते हैं। अखबारों में पढ़ रहा हूं कि जल स्तर नीचे चला गया लखनऊ का, गोमती में न जाने कितने नाले गंदे गिर रहे हैं। ये गोमती का मैं आज भी कहता हूं, मैंने कई मौकों पर कहा कि यही मॉडल है, अंतोगत्वा आपको यही मॉडल फॉलो करना पड़ेगा। गंगा एक्शन प्लान 1, 2 या बाद में कहीं भी किसी देश में गया है बता दो हमें। और याद कीजिए जब गेहूं की खरीद हो रही थी, मैंने कहा था अपने पत्रकार साथी, और हमारे यहां से लगातार प्रेस नोट जाती थी, ये प्राइवेट कंपनियों को गेहूं खरीदवा रहे हैं इसलिए क्योंकि कल इन्हें मुनाफा लेना है। आप बताओ किसान का गेहूं किस कीमत खरीदा गया था, और आज आटा आप बाजार में खरीद रहे हो, किस कीमत खरीद रहे हो? ये मुनाफा किसकी जेब में जा रहा है? ये जो रिफाइंड तेल का मुनाफा किसकी जेब में जा रहा है? ये दूध महंगा हो गया, किसकी जेब में जा रहा है? ये आम लोगों के दुश्मन तो हैं ही हैं, किसानों के दुश्मन हैं। सदन में कहते हैं बताओ कि आलू खरीदेंगे, बजट में 1000 करोड़ रुपया, ये कहां गया 1000 करोड़ रुपया? और बताइए सारस को पकड़ ले गए, कैद कर दिया इन्होंने सारस को। ये कम से कम खुले में रख रहे थे, इन्होंने कहीं उसको बंद नहीं किया कभी सारस को। सरकार के लोग उसको कैद करके रखे हुए हैं। सरकार बताए कहां कैद किया हुआ है।
जेल में कर दिया, जेल में भेज दिया। इसीलिए मैं प्रकाशक साथी से कह रहा था कि तुमने जो बोल दिया, जब ये पंछी को नहीं छोड़ रहे हैं, हमें तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे, जेल में डाल देंगे हम सबको। मैं एक बार फिर प्रमोद त्यागी जी को कुंती की आत्मकथा के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मुझे उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये किताब पहुंचेगी, ज्यादा से ज्यादा लोग रुचि लेकर के इस किताब को पढ़ेंगे, किताबों के प्रति लोगों का व्यवहार और प्रेम बढ़ेगा। जो लोग डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं वो अनडेमोक्रेटिक हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने के लिए काम कर, एक एक कदम इनका कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने के लिए है। अरे जो लोग सारस को कैद कर दें उनके लिए क्या 1 साल है? और आपने सदन में नहीं देखा, सदन में नहीं देखा आपने क्या कहा उन्होंने? 56 में 46। अरे जो मुख्यमंत्री सदन में झूठ बोलता हो, योगी होके झूठ बोलते हो, संत होके झूठ बोलते हो, उनसे क्या उम्मीद करोगे कि वो सारस को खुला छोड़ देंगे? जिन्होंने अपने कार्यक्रम को इन्वेस्टमेंट मीट करने के लिए न जाने कितने पेड़ काट डाले हों। और आप लोग हिसाब किताब लगाइए, जब से ये सरकार आई है 150 करोड़ पेड़ लगा चुके हैं ये, 150 करोड़ के लगभग। और मुझे याद है मैंने सदन में भी कहा, मैं फिर दोहराता हूं आपके सामने, मैंने जब 1000 एकड़ में पेड़ लगवाए, मैंने फॉरेस्ट के अधिकारियों से पूछा कि 1000 एकड़ में कितने पेड़ आप लगाओगे? तो उन्होंने 1 लाख, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं याद है, 1,36,000 पेड़ लगाए थे उन्होंने। और आखिरी पेड़ 2 मैंने और नेताजी ने लगाए थे वहां पर। अगर 1000 एकड़ में 1,36,000 पेड़ लगते हैं तो बताओ 150 करोड़ पेड़ लगा चुके हैं। ये 150 करोड़ के लिए जमीन कहां है? इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है? और ये बात अगर आपको गलत लग रही हो, आप जाइए इटावा में लाइन सफारी के सामने 1000 एकड़ में 1,36,000 के लगभग पेड़ लगाए गए थे। और ये तो 150 करोड़ लगा चुके हैं और 1 साल की ये बात कर रहे हैं। आप लोग भी पत्रकार साथी उन्हीं के रास्ते पे चलने लगते हो। आज कितने साल हो गए सरकार को, ये बताइए? 6 साल हो गए ना। ये बताएं 6 साल का हिसाब किताब क्या है? गन्ने के किसानों का अभी भी बकाया है, आलू खरीदा नहीं जा रहा कहीं भी। जितनी भी फसलें पैदावार के लिए आय दोगुनी की बात की, ये बताएं कि किस फसल की आय दोगुनी हो गई इस महंगाई में? डीजल पेट्रोल 6 साल पहले क्या थी कीमत, आज क्या है? दूध की कीमत 6 साल पहले क्या थी, वो आज क्या है? दालों की कीमत 6 साल पहले क्या थी, वो आज क्या है? खाद की कीमत 6 साल पहले क्या थी, वो आज क्या है? और ये आंकड़े देते हैं बेरोजगारी के। ये बताएं कि कितने रोजगार दिया है इन्होंने, कितनी नौकरी मिली है? देखिए तुम भी मत उलझो, मत उलझो, मैं जानता हूं आप लोगों को, मत उलझो। आलू, देखिए आप किसी को बचाओ नहीं। इस उत्तर प्रदेश की बर्बादी के लिए जिम्मेदार मुख्यमंत्री हैं, पर्यटन मंत्री नहीं हैं। पर्यटन मंत्री कब दूसरे के साथ पर्यटन कर लेंगे पता ही नहीं आपको। पहले भी पर्यटन कर चुके हैं वो, अगर याद हो आपको, तब आप नौकरी में नहीं रहे होगे। और वो पर्यटन कब करेंगे? मैनपुरी से पर्यटन मंत्री ने समाजवादी पार्टी को जिताया, तो मैं होश ही नहीं है कहीं। अंदर ही अंदर समाजवादी पार्टी से मिला हुआ था पर्यटन मंत्री। ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी, लेकिन बोल दें, क्या पता, हमारे पत्रकार साहब ने गुस्सा दिला दिया तो बोल दिया। हैं? देखिए आप मूल्यांकन क्या है? जो तस्वीरें आ रही हैं, जो हमारे कार्यकर्ता जानकारी दे रहे हैं, और जो व्हाट्सएप पे हमारा वर्कर खेत में खड़े होकर के फोटो भेज रहा है। मुझे याद है मैं कोलकाता में था, हमारे एक कार्यकर्ता ने मुझे ललितपुर में जिस तरीके से ओलावृष्टि हुई उसकी जानकारी दी। मैंने पार्टी की तरफ से, अपनी तरफ से मांग की कि किसानों का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई हो।
उसके बाद तो लगातार उत्तर प्रदेश में झांसी से, इटावा से, लखनऊ से, हर जगह से वर्कर ने तस्वीरें भेजी हैं। हम तो केवल जानकारी और मांग कर सकते हैं। इसलिए सरकार को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करनी चाहिए। जो इधर फसल का नुकसान हुआ उसकी भरपाई करनी चाहिए। और सरकार बताए कि आलू कितना खरीदा है। मैं खुद कन्नौज की सबसे बड़ी मंडी पे गया था और मैंने खड़ा होकर के पूछा वहां पर जो आड़तिया खड़े थे, जो किसान मौजूद थे, कि आपने बताइए सरकार ने आलू कितना खरीदा। सबने हाथ खड़े कर दिए कि आलू कुछ भी खरीदा नहीं गया। 1000 से ज्यादा पैकेट हमारे यहां रखे हुए हैं और किसानों का खेत में था उस समय आलू, तो आलू का भी नुकसान हुआ। उसी समय मैंने मंडी डायरेक्टर से बात की। मंडी डायरेक्टर कहते हैं कि हम तुरंत खरीदवा लेंगे। मैंने दोबारा जानकारी हासिल करनी चाहिए, कोई आलू नहीं खरीदा गया। छोड़िए भाई, जो इलेक्शन कमीशन में आप जाइए, हमने तो शिकायत की है, उनको जवाब भी दिया है। बहुत लेट आया तुम्हारा व्हाट्सएप लगता है। तुम फिर बोल रहे हो 1 साल। अरे भाई पत्रकार साथी, थोड़ा समझदार बनो, आप भी हमारी मदद करो। 6 साल कोई पार्ट 2 नहीं है। मैं कहूं 2 नंबरी, ये कोई बात हुई? 6 साल, इस सरकार को 6 साल हो गए हैं और दिल्ली की सरकार भी है। मान लीजिए नीति आयोग हमारा नहीं है, विपक्ष का नहीं है। नीति आयोग विपक्ष का नहीं है। इस प्रदेश ने प्रधानमंत्री दिया, इस प्रदेश ने मुख्यमंत्री दिया और नीति आयोग यह कह रहा है कि आप 22वें नंबर पर हैं। अब बताएं सरकार सच्चाई क्या है? आपने कहा मेडिकल कॉलेज बनाए हैं। मैं पत्रकार साथियों से अभी कहता हूं, अगर आप लोग चलना चाहें, मैं चलता हूं। अभी अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी जो बननी थी, बताइए कितने साल हो गए। और फिर देखिए आरक्षण को छीनने का क्या तरीका अब निकाला है नया। सैफई यूनिवर्सिटी में या कोई मेडिकल कॉलेज में नौकरी देने का तरीका, विज्ञापन निकाला, सब उसमें है कैटेगरी, एक ले लिया, बाकी बोला है ही नहीं, एलिजिबल ही नहीं है। फिर ऐड निकाला, फिर एक ले लिया, बोले एलिजिबल नहीं है। तो देखिए क्या खेल चल रहा है। चिंता का विषय यह है कि जो खेल चल रहा है वो हमें और आपको पता ही नहीं है।